आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की जो जीव विज्ञान का जो पहला अध्याय है उन्हीं के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और हम लोग को ऑब्जेक्टिव का कम मात्रा में, जैसे 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्न को देखेंगे, लेकिन इसको इस तरह से समझेंगे, अगर भूलना चाहेंगे तब पर भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला जो है कह रहा है मनुष्य में विरकक निम्न में किससे संबंधित है। तो मनुष्य में जो दो विरकक होते हैं, कितने विरकक होते हैं? तो दो विरकक होते हैं। तो दो विरकक होते हैं, यही कह रहा है मनुष्य में विरकक निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये विरकक क्या करते हैं, इसका कार्य क्या है? तो ये रक्त को, ठीक है, और रक्त में जो क्या है, यूरिक अम्ल, अमोनिया जो होते हैं, उन्हीं को छान करके ये मूत्र के माध्यम से इसको बाहर निकालते हैं। तो ये गंदगी को बाहर निकालने के लिए कार्य करते हैं, इसलिए इसको कहेंगे क्या, एक उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो बेकार पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है, तो उस पदार्थ को जिस अंग के द्वारा निकाला जाता है उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्या है, ये उत्सर्जी अंग है। तो आंसर हम लोग देखेंगे, ये पोषण का तो नहीं, शोषण का तो नहीं, शोषण का तो यानी क्या होता है, फेफड़ा होता है, और ये परिवहन का भी नहीं, और ये क्या है, उत्सर्जन करने का कार्य है। तो आपको ये भी पूछा जाता है मनुष्य में कितने विरकक होते हैं। तो मनुष्य में कितने विरकक होते हैं, तो दो विरकक होते हैं, जिसको यानी क्या, किडनी कहते हैं। क्या, इंग्लिश में इसको किडनी कहते हैं। तो दो किडनी होते हैं, और ये क्या कार्य करते हैं, तो रक्त को छानने का कार्य करते हैं, और रक्त में जो क्या होते हैं, जो बेकार पदार्थ है उसी को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो ये अवशिष्ट क्या हो गया, अंग हो गया। ठीक, सॉरी, उत्सर्जन अंग हो गया, ये उत्सर्जन अंग हो गया। और एक विरकक में, यानी वहां ऑब्जेक्टिव भी लिखा हुआ रहता है, बहुत बार पूछा गया है, प्रत्येक विरकक में कितने नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन जो होते हैं विरकक में, छोटी छोटी नलिकाएं होती है। ठीक है, इन नलिकाओं के द्वारा रक्त क्या करते हैं, वही जो अमोनिया और यूरिया ये सब जो है, सबको यानी बेकार पदार्थ को बाहर यानी छानने का कार्य करते हैं। ठीक है, बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिसको नेफ्रॉन कहते हैं या फिर विरकाणु कहते हैं। तो एक विरकक में या प्रत्येक विरकक में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। कितने, 10 लाख। ठीक है, हो गया। दूसरा प्रश्न लेते हैं, कह रहा है क्या, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। तो चलिए, सजीव जिसमें क्या है, जान है, जो यानी शोषण कर सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, ऐसे जीव को यानी हम लोग क्या, इसमें अगर कोई भी गुण है तो ऐसे जीव को सजीव कहेंगे। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो नाइट्रोजनी जैसे यानी हम लोग अभी पढ़े, यानी विरकक जो होते हैं उसमें से विरकक में ये छानने का कार्य करते हैं। तो छानने का कार्य जो करते हैं ये नाइट्रोजन, यानी जिसको कहते हैं यूरिया। तो यूरिया यानी यूरिया और यूरिक अम्ल और अमोनिया, ये तीनों को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, ये तीनों देखिए, अमोनिया, यूरिया और यूरिक, आपको कंफ्यूज में करेगा। आप ये जानते हैं नाइट्रोजन यानी यूरिया जानते हैं, तो सिर्फ क्या डालिएगा, यूरिया डालिएगा। तो यहाँ कह रहा है सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। ये तीनों क्या है, तो नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ है। क्या, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल और यूरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ये तीनों को ये विरकक के माध्यम से, ठीक है, विरकक में के माध्यम से ही इसको क्या किया जाता है, बाहर किया
जाता है, ये ले जाता है मूत्राशय में, और मूत्राशय से तब जाकर के बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में से क्या है। देखिए, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंक निम्नांकित में से क्या है। तो आप तो ये आप जान गए जो विरकक जो है ये क्या है, उत्सर्जी अंक है। तो यहाँ भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, उत्सर्जी अंक है, उत्सर्जी अंक क्या है, यानी विरकक हो जाएगा, आंसर तो हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो पेशाब जो होते हैं, तो पेशाब में जल की मात्रा है और उसमें यूरिया की भी मात्रा है। यूरिया को निकालने के लिए ये जल जो क्या करते हैं, उससे रक्त के साथ घुल करके तब क्या यूरिया को भी बाहर और जल के माध्यम से ये बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो जल से ये घुलित हो जाते हैं तब जाकर के बाहर ले जाते हैं। अगर मान लीजिए यूरिया पेशाब के माध्यम से ना होकर के यानी रक्त में ना होकर के ये अगर लीवर में होता तो पेशाब करने का भी कोई जरूरत नहीं होता। हम लोग के क्या यानी जिसको पैखाना बोलते हैं, टॉयलेट जाकर के उससे हम लोग यानी क्या कर देते तो यूरिया को निकाल देते। लेकिन ये जो है रक्त में है, क्या रक्त में, तो रक्त में जो क्या है यूरिया है, तो यहाँ कितना प्रतिशत पेशाब में होती है, रक्त में तो है लेकिन वह जो बाहर किया जाता है अगर मूत्र का भी टेस्ट होता है यानी जांच होता है, आप ये भी सुने हैं देखे भी है यानी कोई चलिए, तो उसमें यूरिया की मात्रा कितनी है नहीं है ये भी जांच किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कितना है तो आंसर हो जाएगा कितना, 2% क्या है यूरिया है। 2 से कभी कभार ऑप्शन में 2.5 भी रहती है। ठीक है, आंसर अगर 2.5 है, 2.4 है, 2.3 है तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो आंसर यहाँ ऑप्शन में 2 है तो हम लोग को 2 लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, जैसे हम लोग देखें विरकक जो है क्या है, एक उत्सर्जी अंग है और उससे जो यूरिया अमोनिया और यूरिक अम्ल ये क्या है तो उत्सर्जी पदार्थ है। उसी प्रकार यहाँ पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो ये गोंद है, टेनिन है, रेजिन है, इनमें से ये सभी जो है क्या है ये उत्सर्जी पदार्थ है। किसका, तो पौधे का। पौधे में आप देखे हैं यानी क्या होते हैं उत्सर्जन जो लोग करते हैं, हम लोग को मनुष्य या जीव जंतु जो आप देख रहे हैं तो क्या उसका मल मूत्र आप देखते हैं, लेकिन फिर पौधे के देखते हैं लेकिन नहीं देखे हैं आपको क्या, पेड़ पौधे के जो छाल में देखिएगा गोंद मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, गोंद मिलेगा। ठीक है, वह चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये गोंद भी क्या है तो पौधे का क्या एक उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, तो गोंद भी हो जाएगा, टेनिन भी और रेजिन भी, ये क्या होते हैं तीनों क्या है उत्सर्जी पदार्थ है। किसका, तो पौधे का। 6 नंबर क्वेश्चन सामान्य अनुशिथिलन। देखिए सामान्य अनुशिथिलन रक्त दाब, सामान्य अनुशिथिलन रक्त दाब होता है। एक होता है सामान्य, एक होता है उच्च। देखिए मनुष्य का जो रक्त दाब होता है किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है, लेकिन कितना होना चाहिए तो 180 क्या सामान्य यानी कम होना चाहिए और उच्च जो होना चाहिए कितना तो 120 होना चाहिए। 120 डॉक्टर के पास जाते हैं जब तो वह एक मशीन लगाकर रक्त का चाप को क्या करते हैं मापते हैं, यानी रक्त का चाप कितना है। ठीक है, अगर आपका कितना 120 है तो इसको कहते हैं 120 तो इसको सिस्टोलिक कहेंगे। और अगर 80 है, कितना 80 है तो इसको
स्टोलिक, डायस्टोलिक होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, 120 से अगर ज्यादा हो गया है तो हाई प्रेशर है, ठीक है। अगर ये जो कम है तो क्या कहेंगे हम लोग, लो प्रेशर है, ठीक है। 120 से नीचे ऊपर गया तो हम लोग कहते हैं वह उसका क्या हो गया है, तो ये नहीं कहते हैं सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है। अगर 120 है तो क्या है, सिस्टोलिक, और जो 80 जो है डायस्टोलिक। तो आपको इसमें से इस तरह से भी पूछा जाएगा, डायस्टोलिक की माप, रक्तचाप में डायस्टोलिक की माप कितनी होती है, तो कितना, 80, और सिस्टोलिक की माप कितनी होती है, तो 120 होती है। तो इसको रक्त को मापने के लिए एक मशीन जो लगाता है हाथ में, ठीक है। अभी तो पहले आप ऐसे या अभी भी कहीं पर देखे होंगे, इस तरह से होते हैं एक, ठीक है। और यहाँ देखिएगा पारा होता है, पारा जितना यानी प्रेशर डालिएगा और एक रोगी के हाथ में जो लगा दिया जाता है, ठीक है, और पंप किया जाता है, एक ऐसा पंप करने वाला सामान होता है, ठीक है। उसको पंप करके उसके हाथ में यानी दबाव डाला जाता है, और यानी पेशेंट का और रक्त का दाब कितना है, चाप कितना है, ठीक। तो ये जो मशीन है, अभी इस तरह का मशीन कम देखने को मिलता है, चाइनीज वाला आ गया है, उसमें आपको डिजिटल के माध्यम से यानी दिखाई देने लगेगा कितना है नहीं है, ठीक है। तो ये मशीन जो है, जिसको क्या कहते हैं, रक्तचाप मापने वाली मशीन को या यंत्र को क्या कहते हैं, जिसको क्या, सिस्फो गैमो मैनो, सिस्फो गैमो मैनो, मैनोमीटर, मीटर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो 120 और 80 को क्या कहेंगे, डायस्टोलिक, और 120 को जो रक्त चाप जो होता है, अगर 120 है उसको कहते हैं सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक तो जहां भी लिखा हुआ रहेगा 120 लगाना है, डायस्टोलिक जहां भी है तो 80 लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर कह रहा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करते हैं। या फिर इस तरह से भी पूछा जाता है, रक्त को थक्का बनने में कौन मदद करते हैं। जब मनुष्य का शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो उस समय रक्त बहने लगता है, कुछ देर तक यानी क्या, रक्त बहने लगता है, और यानी थोड़ा सा अगर कट गया है तो बहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा यहाँ क्या हो जाता है, एक यानी गहरा टाइप का गहरा रक्त निकलेगा, या फिर ये बंद हो जाएगा, रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो रक्त को थक्का बनने में कौन मदद करते हैं, ठीक है। इस तरह से भी पूछा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, रुधिर का कौन सा अवयव जो रक्त स्त्रावित, रक्त स्त्रावित को, रक्त स्त्रावित मतलब बह रहा है, ठीक है, को रोकने में कौन मदद कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स, सॉरी, प्लेटलेट्स जो है ये रक्त को जमने में मदद करते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव में फिर क्या रहता है, बीम बाण रहता है, क्या, बीम बाण, इस तरह का भी ऑप्शन में रहता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी हीमोग्लोबिन क्या, तो ये रक्त का एक भाग, क्या, रक्त, ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं, हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या दिखते हैं, रक्त लाल दिखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या, मधुमेह रोग होते हैं, क्या होते हैं, तो मधुमेह रोग होते हैं, ठीक है। और ये मधुमेह हीमोग्लोबिन की कमी से, सॉरी, मधुमेह एनीमिया होती है, क्या,
एनीमिया होती है। और ये मधुमेह का जो रोग होते हैं ये भी जान लीजिए, ये भी पूछा गया है, इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो मधुमेह रोग होती है। मधुमेह रोग यानी किसकी कमी से, तो इंसुलिन की कमी से। ये बार बार जान लीजिए, इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन हम नहीं तो लिख देते हैं, ठीक है। क्या मधुमेह, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह, मधुमेह रोग होती है इंसुलिन की कमी से, ठीक है। तो अगर मनुष्य के शरीर में रक्त कम हो जाते हैं तो क्या खाए जो यानी रक्त की मात्रा बढ़े, तो पालक, क्या पालक खाने से रक्त बढ़ेगा। और क्या, तो गुड़, गुड़ जो होता है इसका। और एक हो जाता है आंवला, आंवला, गुड़ और पालक, ये खाने से आपका क्या एनीमिया रोग नहीं होगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होते हैं। और यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होते हैं, तो मधुमेह रोग होते हैं, ठीक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। आप इस तरह से अगर याद कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन बनेगा, कभी इस जीव का या मनुष्य का, मक्खी पक्षी का नाम दिया है, कभी कभार यानी क्या करेगा, बदल देगा। तो आपको क्या करना है, ये जानकारी पता कर लीजिए। देखिए हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त में पाया जाता है, और जिसके कारण रक्त क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो पक्षी को अगर काटिएगा, ठीक है, उसका अगर जख्म होगा तो उससे जो रक्त जो बहेगा तो लाल होगा, ठीक है। और जैसे मनुष्य का भी रक्त क्या होते हैं, लाल होते हैं। लेकिन मक्खी का रक्त क्या लाल नहीं होते। मक्खी को जब मारते हैं तो देखिएगा अपने हाथ में, क्या आपको लाल रक्त दिखाई दे रहा है, नहीं, एक सफेद रक्त छिप छिप हुआ दिखाई देने लगेगा, लेकिन लाल नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है, तो मक्खी में नहीं होती है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं, कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है, ठीक है। मनुष्य में जो एक आरबीसी, आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी, ये दोनों बहुत बार पूछा गया है। आरबीसी यानी रेड, बी से ब्लड और सी से सेल, रेड ब्लड सेल, और ये है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल पूछा गया है, यानी श्वेत, सॉरी आरबीसी, आरबीसी नहीं यानी डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त। तो श्वेत रक्त का जीवन काल कितनी होते हैं, शरीर में जो ये रहते हैं कितने दिन तक रहते हैं, फिर ये खत्म हो जाते हैं, फिर ये यानी बनते रहते हैं, शरीर में बनते रहते हैं। तो इसका जीवन काल जो होते हैं 12 से 20 दिन, ठीक है, 20 दिन, कभी कभार ऑप्शन में 13 से 20 दिन दिया हुआ रहता है। और आरबीसी जो है इसका 120 दिन, ये बहुत बार पूछा गया है, क्या आरबीसी वाला। तो देखे थे 2022 में लगभग करके ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो ये होती है जाकर के कितनी, 12 से 20 दिन के अंदर ये क्या हो जाते हैं, इसका जीवन समाप्त हो जाता है, फिर ये बनने में बनते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिएगा मनुष्य क्या करते हैं, 1 महीना या 2 महीना के अंदर रक्त भी क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, यानी दान करते हैं। तो ये आरबीसी जो डोनेट करते हैं ये 120 दिन के बाद यानी 3 महीने के बाद फिर ये बन जाते हैं शरीर में। तो ठीक है, चलिए आज आशा करते हैं यानी आप लोग को समझ में आया होगा। तो कितना 10 क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन आप लोग नोट कॉपी में उतार लीजिएगा। फिर इसी तरह से पहला जो अध्याय है जीव विज्ञान का, इसका तो ये 10 ऑब्जेक्टिव है, और इस
तरह से लगभग लगभग करके 20 से या 30 क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पहला अध्याय से। तो चलिए आज यही तक।